हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो सभी आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीने के संघर्ष के बारे में। ये टॉपिक क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का टॉपिक है। ये हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, उसमें आगे के क्रम में हम जीने के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से फ्रांस में की जो जनता थी वो किस प्रकार से जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रांस की जनसंख्या सन 1775 में 2.3 करोड़ थी। यानी फ्रांस की जनसंख्या 1775 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ की हो गई थी, जो 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 2.8 करोड़ हो गई थी। परिमाणतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। यानी अनाज उत्पादन की तुलना में जो जनसंख्या थी वो काफ़ी तेज़ मात्रा से बढ़ रही थी। अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई थी। जो अधिकांश लोगों का जो मुख्य खाद्य था, पावरोटी थी, उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। अधिकतर जो कामगार थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। जो अधिकतर कारखानों में काम करने वाले लोग थे वो कारखानों में मजदूरी किया करते थे और जो उनकी मजदूरी हुआ करती थी वो मालिक ही तय किया करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। लेकिन जो मजदूरी थी वो इस महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। यानी महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी की जो मात्रा थी, मजदूरी की जो कीमत थी वो बहुत कम थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और इसी के फलस्वरूप जो अमीर थे वो अमीर होते गए और जो गरीब थे वो काफ़ी गरीब होते गए। स्थितियाँ तब और बदतर होती जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। स्थितियाँ तब और ख़राब हो जाती जब या तो सूखा हो जाता या ओले पड़ जाते, जिससे जो पैदावार होती थी वो ख़राब हो जाती थी। इस प्रकार से जब पैदावार ख़राब हो जाती थी तब खाने की और भी ज़्यादा किल्लत हो जाती थी, जिससे स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जो संकट था वो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी ही आम थे। यानी यह फ्रांस में आम बात हुआ करती थी कि खाने के लिए इतनी मारामारी हो जाए, इतना किल्लत सहना पड़े, लोगों को खाने की पूर्ति ना हो पाए। ठीक है, ये आप देखेंगे जीविका संकट क्या होता है। शब्द को समझेंगे। जीविका संकट शब्द क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। ठीक है, ऐसी जो चरम स्थिति होती है जब जीवित रहने के लिए यानी जीने के लिए जो न्यूनतम साधन होते हैं, जैसे कि खाने की चीज़ें, पीने के लिए पानी, उसकी भी कमी होने लगी, हम इसे जीविका संकट कहते हैं। अनाम होना क्या कहते हैं? जिसका नाम मालूम नहीं हो उसे अनाम कहा जाता है। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता था? अब समझते हैं जीविका जो संकट था वो उत्पन्न कैसे होता था। सबसे पहले खराब फसल उत्पन्न। ठीक है, खराब फसल होती थी। फिर अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे। जो फसल खराब हो गई तो जो गरीब होते थे वो क्या होते थे? वो पावरोटी नहीं खरीद पाते थे। फिर महामारी आती थी, महामारी के कारण वो जो खाने की फसलें थी वो ख़राब हो जाती थी और भी ज़्यादा गरीबी बढ़ जाती थी। खाने की चीज़ों का, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। ये पूरी जो प्रक्रिया थी इसे जीवन का संकट चक्र कहा जाता था। ठीक है, अब पढ़ेंगे उभरते मध्य वर्ग में विशेष अधिकारियों के अंत की कल्पना। ठीक है, उभरते मध्य वर्ग में विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की जाए तो पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह हो चुके थे। पहले ही जब कई बार ऐसा हो चुका था कि कर बढ़ाने और अकाल के समय जो किसान और कामगार थे वो विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए एक साधन कारगर नहीं था।
लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था में ऐसी बुनियादी बदलाव यानी कोई ठोस बदलाव लाने के लिए कोई भी साधन और कार्यक्रम नहीं होता था। ये जिम्मेदारी तीसरे एसेट्स स्टेट्स के उन समूहों में उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए थे। यानी अब ये जिम्मेदारी किसने उठाई? जो तीसरा स्टेट हुआ करता था, जो कर अदा किया करता था, उन समूहों ने उठाई। उन समूहों में जो समृद्ध और शिक्षित लोग हुआ करते थे, जो नए विचारों को जो जिनके पास नए विचार होते थे, वो नए विचारों के संपर्क में रहते थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को जिम्मेदारी उठाई। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। अब 18वीं सदी आई और एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के मध्य में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे क्या कहते थे? मध्य वर्ग कहा जाता था, जिसने फैले समुद्री व्यापार और ऊन तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जिसने क्या की थी कि समुद्री जो व्यापार होता था उसमें जो समुद्री व्यापार फैला था और जो ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन हुआ करते थे उस पर बल देकर जो संपत्ति अर्जित की थी। ठीक है, इस नए समूह ने क्या किया था कि इसने अपने समुद्री व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल को अर्जित कर संपत्ति को काफ़ी ज़्यादा संपत्ति हासिल की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। अब जो ऊनी और रेशमी कपड़े होते थे उसमें क्या होता था, या तो यह निर्यात हो जाता था या समाज के जो अमीर लोग हुआ करते थे वो इसे खरीद लिया करते थे। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। जो तीसरा स्टेट था उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, यानी कुछ समृद्ध लोग भी रहा करते थे जो वकील और पेशेवर होते थे या प्रशासनिक सेवा के होते थे। ठीक है, ये सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी ये पढ़े लिखे और समझदार हुआ करते थे और इनका कहना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। यानी उनका कहना बहुत ही अच्छी बात थी कि किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत होनी चाहिए उसका आधार उसका योग्यता होनी चाहिए। यानी अगर वो सामाजिक हैसियत से बहुत अच्छा है तो वो उसके योग्य होना चाहिए। यानी ये नहीं कि उसको जन्म से अधिकार है इसलिए वो इस योग्य है। ठीक है, समाज में अच्छा हैसियत रख रहा है क्योंकि वो उसके जन्म से अधिकार मिला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की थी। अब स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की जो परिकल्पना थी जिसको जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे जो दार्शनिक होते थे उन्होंने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट्स में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन भी किया है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, क्या रखा है? जो रूसो थे उन्होंने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कि जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक जो अनुबंध होता है उसके आधार पर सरकार को प्रस्ताव रखा। मांतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की है। अब जो मांतेस्क्यू थे उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना है उनकी, किसकी? मांतेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के बीच किस प्रकार से सत्ता की विभाजन होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। यानी जब
अमेरिका 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। ये कब की बात हुई? जब फ्रांस ने लुई 16 ने मदद की थी, ठीक है। ये तब की बात हो रही है कि जब अमेरिका ने 13 उपनिवेशों से ब्रिटेन को खुद को अलग आज़ाद घोषित कर दिया। तब इसी मॉडल की सरकार बनी थी। किस मॉडल की? कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन अलग अलग हो, ठीक है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों ने अमेरिकी संविधान और उससे दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलानों के गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के मध्य में इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर के विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा था। अब इसी समय क्या हुआ था कि जो उस समय लुई 16 द्वारा राज्य को खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की बात आ रही थी और यह खबरों पर विशेष रूप से चल रही थी, जिसको लोगों ने पढ़कर इस व्यवस्था के प्रति विशेष अपना गुस्सा दिखाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि किस प्रकार से जो फ्रांस की जनता थी वो किस प्रकार से जीने के लिए कितने संघर्ष कर रही थी। वहाँ की जो जनता थी किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए कितने संघर्ष कर रही थी और उनको जीवन के लिए, खाने पीने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उस डाउट को एक वीडियो के थ्रू ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।